हाय व्यूअर, दिस इज़ हमाद हसन और व्यूअर्स हम स्क्रीन राइटिंग क्लासेस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कुछ लेक्चर्स हमारे अब वक्फे से आ रहे हैं। इसमें यही है कि चूँकि एडवांस क्लासेस हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पिछले लेक्चर्स को अच्छी तरह ग्रैब कर लें। तो व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने दो चीज़ों को देखा था और कहा था कि जब हम अपना स्क्रीन पे लिखने लगते हैं तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम अपना फर्स्ट पेज लिख रहे होते हैं, कि एक तो हमारे करैक्टर का मिसबिलीफ क्या है और उसका डिज़ायर क्या है। ये दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। इस पर हम डिटेल बात कर चुके हैं। लेकिन व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम अपनी राइटिंग की तरफ जाएंगे और प्लॉट की तरफ हमारा अब सिलसिला शुरू होगा। तो हमें देखना है कि अभी भी कुछ चीज़ें हमें चाहिए, यानी कि हम रेडी नहीं हैं, मतलब। और रेडी होने से मुराद ये है कि ये आप कहेंगे अभी तक तुमने ये दो चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंटली देख ली थी, डिज़ायर एंड हिज और हर मिसबिलीफ, लेकिन स्टिल देयर थिंग्स जिसको अभी हमने सॉर्ट आउट करना है। देखें, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे ये जो बहुत जल्दी हम करते हैं, कोई आइडिया आया और हम उसको प्लॉट पे ले जाते हैं, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग फॉर अ राइटर टू स्टार्ट विथ कि आइडिया और हम स्टार्ट कर दें। मैंने आपको कहा कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उन 1% राइटर्स में से हैं जो अपनी इंट्यूशन से लिख लेते हैं। तो उनको छोड़ के हम उन 99% लोगों में से हैं जिनको ये सारे स्टेप्स लेने हैं। तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि हम कहाँ तक उसको फिल्टर करेंगे, और यही वो टाइम रिक्वायरिंग चीज़ है जिसको हम जल्दबाजी में करना चाहते हैं। तो अब इसमें कि अब हमारा मिसबिलीफ भी है और हमारे पास हमारा डिज़ायर भी मौजूद है अपने करैक्टर का, जो कि हमारा मेन करैक्टर है। तो अब हम क्या करें? तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम उसी को देखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, अब हमने ये देखना है कि करैक्टर का वर्ल्ड व्यू क्या है। इस पर एक लेक्चर मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन अगेन वो एडवांस क्लासेस में चूंकि नहीं था, तो एडवांस क्लासेस में हम इसके बारे में जानेंगे और कुछ मिसकंसेप्शन को भी दूर करेंगे। याद रहे कि हमने एक आइडिया लेकर चल रहे हैं लेक्चर्स में, और वो है कि एक लड़की है कि जिसको कुत्ते पसंद नहीं हैं। तो व्यूअर्स, ये चीज़ तो हम अब आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन इसमें हमने देखना है कि वर्ल्ड व्यू करैक्टर का क्या होता है और इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उसको भी पहले हमने दूर करना है। तो एक करैक्टर का डिज़ायर है, उसको रोक रहा है उसका मिसबिलीफ, लेकिन अब देखना ये है कि ये बैटल, ये जो जंग है मिसबिलीफ और डिज़ायर के दरमियान, ये लड़ी कहाँ पे जाएगी? आप कहेंगे सिंपल है, ये तो पेज के ऊपर लड़ी जाएगी, एक्सटर्नल लड़ी जाएगी। नहीं, ये बात गलत है। ये पेपर के ऊपर नहीं लड़ी जाएगी। तो फिर ये कहाँ लड़ी जाएगी? ये जो जंग है इन दो के दरमियान, एक मिसबिलीफ है और एक डिज़ायर है, और इसके दरमियान जो अब बैटल है हमने कहाँ पे लड़नी है। अभी जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, इसको शायद आप ये दुनिया समझ रहे हैं, जो कि मतलब ये हम जिसमें रह रहे हैं, आप शायद उस एक्सटर्नल वर्ल्ड का सोच रहे हैं। हालांकि ये जिस वर्ल्ड का जिक्र हम करने जा रहे हैं, जिसके बारे में वर्ल्ड व्यू कह रहे हैं, ये इस एक्सटर्नल वर्ल्ड से भी शायद बड़ा वर्ल्ड है। जी हाँ व्यूअर्स, ये वर्ल्ड शायद उससे बड़ा है। लेकिन अब देखना है, ये जो हमारा नावल है, ये हमारा स्क्रिप्ट है फिल्म का, ये हमारा टीवी का स्क्रिप्ट है, हम उसके कमांड सेंटर में जाने लगे हैं। देखें ना, अब हम अगर सपोज कई दफ़ा आपने वर्ड सुना होगा सेफ सिटी का, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमने पूरे शहर में कैमराज लगा दिए, सीसीटीवी कैमराज जिन्हें हम कहते हैं, हम वो लगा दें। लेकिन वो कमांड कहाँ से हो रहा था? उसके लिए एक कमांड कंट्रोल रूम होता है कि जहाँ से वो सारे कैमराज जो है वो कंट्रोल भी हो रहे होते हैं और आपकी स्क्रीन्स के ऊपर सारे व्यूज़, इमेजेस और इवेंट्स आ रहे होते हैं। और उसी कमांड सेंटर में, उसी कंट्रोल रूम में बैठ के आप सारे मसाइल को देख रहे होते हैं, हल कर रहे होते हैं। गोया ये वो ऐसी जगह है कि जहाँ से तमाम मानी जो हैं वो निकल रहे हैं। ऑल मीनिंग्स आर फ्लोइंग आउट फ्रॉम देयर। ये वो प्लेस है कि जहाँ से आपकी थर्ड रेल जो है, आपका इनर जो है वो रन कर रहा है, एलाइव है। और जानते हैं वो प्लेस क्या है? वो आपके प्रोटैगनिस्ट का ब्रेन है। अभी इस पर हम मिसकंसेप्शन की बात करेंगे,
पहले तो आप ज़हन में रखें कि जो कमांड सेंटर है ना आपके नावल का, आपके स्क्रिप्ट का, आपकी फिल्म के स्क्रिप्ट का, आपकी टीवी के स्क्रिप्ट का, वो प्रोटैगनिस्ट का ब्रेन है, वो कंट्रोल सेंटर है। ये आपका ब्रेन नहीं है, ये वो प्रोटैगनिस्ट का ब्रेन है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंटली और आपको बहुत बारीकी से इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो अब वो कमांड सेंटर क्या है? वो आपके प्रोटैगनिस्ट का ब्रेन है। यहां पर ही उसका सब्जेक्टिव व्यू क्या होता है कि जो किसी भी शख्स जो अपने लिहाज से किसी चीज़ को देखता है। अभी इस पर एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। देखें, ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है और हमें कोई जल्दी नहीं है। मैंने आपको कहा कि हम टाइम ले रहे हैं एडवांस क्लासेस में, हम थोड़ा डीप जाके देख रहे हैं इन चीज़ों। प्लीज़, ये वो लेक्चर्स नहीं है जो 5 मिनट में दिखाए जाते हैं और आपको हिंट दिए जाते हैं। हम वो उस चीज़ का अलग बात, हमें व्यूज़ नहीं मिलते कि यार इतने लेंथी लेक्चर्स हैं। असल में जब आपने राइटर बनना है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा और खुद का गुरु नहीं समझ लेना चाहिए। जिस तरह हम भी पहले सोचते थे कि यार हमसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता, लेकिन बाद में पता लगा कितने 10 के 20 होते हैं। इट्स नॉट वेरी इजी। और ख़ास तौर पे आपकी फिल्म्स और ड्रामाज इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा बन रहे हैं। इवन यार हॉलीवुड में भी मैंने देखा है कि ब्लंडरस चीज़ें आ रही हैं। अभी मेरे कुछ रिव्यूज़ अगर आप देख सकते हैं IMDb पे मौजूद हैं। अभी लेटेस्ट 2-3 फिल्मों पे, उसमें अवतार 2 के भी मेरा रिव्यू है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि हमने फिल्म को किस एंगल से देखना है, ठीक है ना। तो इसके लिए अब मैं आ रहा हूँ कि वर्ल्ड व्यू किसी कैरेक्टर का असल में उसकी सब्जेक्टिव व्यू होता है, यानी कि वो कैसे चीज़ों को देख रहा है। ये एज अ राइटर आप नहीं देख रहे। अगर एज अ राइटर आप देख रहे हैं तो फिर आप गड़बड़ कर देंगे और यहां पर ही मसला आता है, क्योंकि जो आपका प्रोटैगनिस्ट है वो अपने पास्ट में देखेगा और प्रेजेंट को डीकोड करेगा। यानी कि वो अपने माजी के, अपने पास्ट के इवेंट्स जो हुए हैं उनको प्रेजेंट में डीकोड करेगा, यानी कि उनको उस पर लागू करके उसी पिक्चर से देख रहा होगा। अभी इसके एग्जांपल आएंगे, थोड़ा वेट कीजिएगा। और फिर इसी से ही उसका फ्यूचर जो है वो मतलब जो है इंप्लाई करेगा उसको। तो सब्जेक्टिव व्यू ऑफ योर प्रोटैगनिस्ट, नॉट यू, ये ध्यान में रखें। इसलिए हम प्रोटैगनिस्ट का एक वर्ल्ड बना रहे हैं। ये आपका वर्ल्ड नहीं है, आपके प्रोटैगनिस्ट का वर्ल्ड है और उसका फिर उस वर्ल्ड व्यू है उसका। तो ये दो चीज़ें आप थोड़ा गौर से इसको समझें। इसका मतलब है कि अगर आपके प्रोटैगनिस्ट को पेज के ऊपर अलाइव होना है, जीता जागता होना है, तो उसका ब्रेन वैसे ही काम करेगा जैसे आपका ये मेरा ब्रेन काम करता है। तो अब हमने क्या किया, उस कैरेक्टर को अलाइव कर दिया। वो एक जीता जागता इंसान है जो अपने ब्रेन से काम कर रहा है और उसका ब्रेन जो है, उसकी जो सब्जेक्टिव व्यू है वो उसके पास से बनी होगी और उन इवेंट से वो अपने प्रेजेंट को डिकोड कर रहा होगा और उसी से वो इम्प्लीमेंट करेगा चीज़ों को जो उसको फ्यूचर को आगे चलाएंगे। अगर वो कैरेक्टर अलाइव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके वर्ल्ड को आपने कैसा बनाना है। वो वर्ल्ड कोई खाली वर्ल्ड नहीं है, उसमें उसने पीछे हार्डशिप्स ली होंगी, एक्सपीरियंस ड्रिवन होगा, उसका कोई माजी है जिससे उसने कोई सबक सीखे हैं, जिसने उसको बनाया है, उसकी शख्सियत को, उसकी पर्सनैलिटी को। वो हार्ड वन यानी हार्ड गुजरा होगा उस पर। तो लिहाजा वो जो वर्ल्ड है वो कोई खाली वर्ल्ड नहीं है कि आज मैं सोचूंगा मैंने पंडोरा वर्ल्ड बना देना जैसे अवाटार 2 में। नहीं होगा। उस पंडोरा वर्ल्ड के पीछे क्या काम हुआ है उसको देखना है। इसी तरीके से आपके कैरेक्टर को जो आप वर्ल्ड बना के दे रहे हैं वो हार्ड ड्रिवन, एक्सपीरियंस ड्रिवन एक वर्ल्ड होगा और उधर से वो अपना एक व्यू निकालेगा और इसी को हम कहेंगे उसका एक वर्ल्ड व्यू है। और वो सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिवली नहीं होता, सब्जेक्टिवली होता है। कैसे वो कैरेक्टर खुद चीज़ों को देख रहा है। ये जो है आप कह रहे होंगे ये जो इवेंट्स हैं इसके वर्ल्ड के,
जो कि पास्ट के हैं, ज़ाहिर बात है पहले पेज पर आएंगे, उससे पहले उसका कोई माजी है, इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, मैं इस पर दोबारा बात नहीं करूँगा। तो अब वो जो रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड हो रहा है वो सिर्फ इतना नहीं है कि वो एक पास्ट की कोई चीज़ है कि आपको समझ नहीं, उस रॉ मटेरियल से बेसिकली आपके नावल का, आपके फिल्म का एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है और इसी से आपके सीन्स बाहर आएंगे। तो हर चीज़ किधर जा रही है? आपके प्रोटैगनिस्ट की तरफ। इसलिए मैंने पहले कई लेक्चर्स में कहा है कि प्रोटैगनिस्ट से ही आपका प्लॉट बनता है। वो जो एक्सटर्नल इवेंट्स हैं किसी भी प्लॉट जिसको आप कहते हैं, वो बेसिकली स्टोरी नहीं होते। तो स्टोरी हमारी जो है बेसिकली कैसे इंटरनल स्ट्रगल है और वो इवेंट कैसे इफेक्ट कर रहे हैं किसी कैरेक्टर पर, ये वो स्टोरी होती है। हम उस क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं कि जो अब कमांड सेंटर है, जो कि प्रोटैगनिस्ट का ब्रेन है इस केस में, या अब जारी बात आपने उसको क्रिएट करना है, यूं कह लें जो कमांड सेंटर को आपने क्रिएट करना है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्ल्ड व्यू और पॉइंट ऑफ व्यू क्या चीजें होते हैं। जब हम इसको समझ लेंगे तो फिर हमें पता लगेगा हमारा वर्ल्ड व्यू आता कहाँ से है। यानी कि वो जो पॉपुलर डेफिनेशन है ना पॉइंट ऑफ व्यू की और मतलब वर्ल्ड व्यू की, ये वो डेफिनेशंस नहीं है जिस तरह इसी को मिसकंसेप्शन कह रहे हैं कि इसको भी हम दूर कर रहे हैं इस लेक्चर में। ओके, तो फिर हम देखेंगे वर्ल्ड व्यू कहाँ से आएगा। पहले हमें पता हो कि वर्ल्ड व्यू और पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और फिर हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये जो वर्ल्ड व्यू है ये कहाँ से आता है, यानी ब्रेन वाइज, दिमागी लिहाज से हम इस चीज़ को देख रहे हैं, और फिर कैसे ये डेवलप होता है और क्यों हर चीज़ का जो हमारा एनालिसिस होगा वो सब्जेक्टिवली होगा। और फिर जब ये हासिल हो जाएगा फाइनली, फिर हम अपने प्लॉट का ब्लूप्रिंट भी इस दौरान निकाल लें। तो ये वो अब प्रोसेस है। वर्ल्ड व्यू ऐसे ही है जैसे आप लव होता है, लव को आप मतलब एक आम सी बात आपको नज़र आती है, एक आम सा लफ्ज़ नज़र आता है, वर्ड समझ आती है, लेकिन बहुत सारी कोशिश भी कर लें तो हम इसको पिन डाउन नहीं करते। वर्ल्ड व्यू भी कुछ इस तरह ही होता है, लेकिन उसको फिर समझने से पहले हमें मिसकंसेप्शंस जो उनको दूर करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड व्यू सिमिलर है जैसे बर्ड्स आई व्यू होता है। तो बर्ड्स आई व्यू में यूजुअली हम कहते हैं कि हम एज अ क्रिएटर अपना जो वर्ल्ड बना रहे हैं उसके सारे यूनिवर्स को हम देख रहे हैं, उसके सारे प्रेमिसेस हम उस पर नजर है। जैसे एक बर्ड ऊपर से अपने जब शिकार को देखता है नीचे जो बैठा होता तो उसको सिर्फ वो शिकार नज़र नहीं आ रहा होता, बल्कि वो उसके इर्द गिर्द के और ख़तरात को भी पहले जांचता था वो ऊपर से। तो वो चीज़ नहीं है, मैं इसी कहता हूँ कि मिसकंसेप्शन है। बल्कि यहाँ पे हमारा जो वर्ल्ड व्यू है इससे मुराद है कि पर्टिकुलर टू दैट प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि वो ही तो उसका, उसी से तो हम अपना इंटरनल वर्ल्ड निकालेंगे ना। तो प्रोटैगनिस्ट के वर्ल्ड व्यू पे हमने जीरो ऑन होना है, क्योंकि ये कैरेक्टर के इंटरनल चेंज से रिलेटेड होता है। तो फिर बर्ड्स आई व्यू यहाँ पर हमें कोई वो जो एक मिसकंसेप्शन है वो नहीं, बल्कि ये प्रोटैगनिस्ट के वर्ल्ड व्यू की बात हो रही है, चूँकि उसी से हम उसके इंटरनल चेंज के बारे में बात करेंगे। और यही जो इंटरनल चेंज है ये वो करैक्टर करेगा। तो ये इंटरनल चेंज है करैक्टर का, जो आप बेसिकली करना चाह रहे हैं कि वो चेंज हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। और अब हैरत आपको ये होगी कि ये भी उसका टोटल वर्ल्ड व्यू नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है कि पॉलिटिक्स के बारे में उसके बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हों, हो सकता है रिलीजन के बारे में उसके बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हों, हो सकता है कपड़ों के बारे में उसके बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हों, लेकिन अगर वो स्टोरी से रिलेट नहीं कर, इट हैज नथिंग टू डू विद इट। हमें वो उसका वर्ल्ड व्यू नहीं चाहिए। यानी कि कैरेक्टर को, कोई लड़की है सपोज, उसको ग्रीन येलो लाइनिंग वाले कपड़े पसंद हैं तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग उसके उसके व्यूज़ हों, पॉलिटिक्स उसके बड़े स्ट्रॉन्ग रिव्यूज़ हों, व्यूज़ हों, लेकिन इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टोरी। अगर स्टोरी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टोरी स्पेसिफिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो ये उसका स्टोरी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा। अब इससे हम अपने सेकंड मिसकंसेप्शन की तरफ आते हैं कि जिसके बारे में कहते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हम POV भी कहते हैं, ये कोई टेक्निकल हमारी ज़रूरत है। जैसे कि
ये ख़ास तौर पे नावल्स में अगर आप देखें जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में नावल को लिखा जाता है। आई सेड जो फर्स्ट पर्सन में है, यू सेड सेकंड पर्सन में है, ही से या शी सेड थर्ड पर्सन में है। तो हम बहुत सारा टाइम फिगर आउट करने में लगाते हैं कि यार हमारा नावल जो है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए। तो फिर एक टेक्निकल डिस्टिंक्शन है, यानी कि एक फॉर्म की बात कर रहे हैं हम। ये इस तरह ही है जैसे यहाँ पर एक जूस है और जूस को आप सोचते हैं कि मैं गिलास में पेश करूं, मैं डब्बे में पेश करूं या मैं बॉटल में पेश करूं, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जूस उधर का उधर ही है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये फर्क ही नहीं पड़ता। यानी कि हम जब टेक्निकली लिखने पर आते हैं तो हमें ही सेड, शी सेड, आई सेड का फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है कि प्रोटैगनिस्ट उस वर्ल्ड व्यू को कैसे एवेल्युएट कर रहा है या वो इवेंट्स कैसे एवेल्युएट कर रहा है जो आप उसकी तरफ फेंक रहे हैं। और मजे की बात है, आपने जूस को ग्लास में डाल दिया, बॉटल में, जूस उधर का उधर ही है। यानी कि आपके करेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू तो बदलता ही नहीं। आप आई सेड में करो, ही सेड में करो, जिस मर्जी टेक्निकल आप लिमिटेशन में इस चीज को करो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदलता, चूंकि वो स्टोरी स्पेसिफिक है। इसका मतलब है कि हमें जो प्रॉब्लम आती है राइटर्स को वो ये होती है कि हम इतने इस मसले में पड़ जाते हैं कि हम चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू कर देते हैं, जैसे वो कोई कैमरा है कि जिससे देखो ना, कैमरे में ये होता है ना कि अब कोई चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, जैसे आप चीज़ दिखा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव पर आपने कैमरे को, लेंस को डाला तो वो कुछ चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, वो कैसे अफेक्ट होगी किसी करैक्टर पे वो नहीं आ रही। तो इट मीन्स हम ये गलती करते हैं कि हम ऑब्जेक्टिवली चले जाते हैं, जैसे कोई कैमरा में दिखा रहा है, हम करैक्टर के थ्रू नहीं देख रहे, हम किसी कैमरे के थ्रू देख रहे हैं। और इसी से हम अपनी थर्ड मिसकंसेप्शन पे आते हैं कि आपका प्रोटैगनिस्ट एक कैमरा है। ये अभी जिसका भी मैंने जिक्र करना भी चाह रहा था वो यही कि मतलब किसी के पास उसका एक स्टूडेंट आया तो उसने बड़ा अच्छा वो लिखा नॉवल, लेकिन वो ऐसे ही लग रहा था जैसे वो ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को बताया जा रहा है। वो प्रोटैगनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसे शो कर रहा है जैसे वो कोई कैमरा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। हम वो अपने प्रोटैगनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। इससे मसला ये आएगा कि प्रॉब्लम तो अब शायद शो कर दें, क्योंकि कैमरे से जब आप किसी ऑब्जेक्टिव पे चीज़ डालते हैं प्रॉब्लम तो सामने आ रही है। मिसाल के तौर पे घर टूट रहा है, आपने दिखा दिया, वो रिकॉर्ड भी हो गया आपके कैमरे पे। जैसे अगर आप मोबाइल पे कोई पिक्चर बनाते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो कैसे इफेक्ट करेगा आपके प्रोटैगनिस्ट पे, असल कहानी तो वो है, वो उसमें शो नहीं होती। तो जब आप ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को दिखा रहे हो तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रोटैगनिस्ट इंटरनल स्ट्रगल, और यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। तो अब इस वजह से ना इसमें कोई अर्जेंसी आ रही है, ना इसमें कोई क्यूरियोसिटी आ रही है, और ना ही कोई एंटिसिपेशन आ रही है। तो फिर क्या देखेंगे आप? अब आप इवेंट्स ही देख रहे हैं ना, बस ठीक है, होते रहे इवेंट्स को, क्या उस पर क्या आपने करना, उसका आपको कोई क्यूरियोसिटी उसमें, कोई एंटिसिपेशन नहीं आएगी। तो इस मिस्टेक को अगर आप दूर करेंगे तो आप प्रोटैगनिस्ट के इंटरनल स्ट्रगल पर आ जाएंगे, और वहां से ही आप जब उसको एग्जामिन करेंगे तो आपका प्लॉट भी निकलेगा। और वो प्लॉट कैसे निकलेगा? क्योंकि वो पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ को देख रहा है, वो उस पर इफेक्ट हो रही है, उसका आगे का वो फोकस करेगा अपने फ्यूचर को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। और मजे की बात है कि कैरेक्टर जब इस तरह देख रहा होता तो वो बेसिकली वो कोई चीज़ न्यूट्रल नहीं होती। यानी कि जब वो चीज़ देख रहा है उसके पीछे उसका एक पास्ट है और उसके अंदर के बिलीफ्स हैं, उससे वो डिकोड कर रहा है चीज़ों को, और उसकी मदद से वो हर चीज़ को इंटरप्रेट करेगा। और फिर जब इंटरप्रेट कर लेगा, उसके नतीजे में, उसके रिजल्ट में फिर वो चीज़ों को इंप्लीमेंट करेगा, आगे करेगा, उस पर कोई एक्शन लेगा। और मज़े की बात यह है कि उसके जितने भी बिलीफ्स हैं वो सब्जेक्टिव होंगे, इसलिए नहीं कि वो इतना फंसा हुआ है अपने इंटरनल वर्ल्ड में कि उसको सही दूसरा वर्ल्ड नज़र नहीं आ रहा। नहीं, क्योंकि असल वजह कि कोई रियल वर्ल्ड है ही नहीं, या आप यूं कह सकते हैं एटलीस्ट वैसा वर्ल्ड नहीं कि जैसा हमें पढ़ाया जाता रहा है। तो इसलिए आपने इन मिसकंसेप्शंस को दूर करना है अगर आपने एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखना है। अब आप आए कि आप पर्सनली क्या इन चीज़ों को डिकोड करके देखते हैं। यानी कि क्या ऐसा है, अगर आप सोचें कि दुनिया में सबके साथ जो हो रहा है, अब यानी कि मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस
जो लोग करते हैं वो होंगे सबके डिफरेंट, लेकिन उनका वर्ल्ड सेम है। सिर्फ शायद वो लोग जो वाकई मतलब जिनको कुदरत की तरफ से जो प्रॉब्लम आ गई, या मिसाल के तौर पे कोई हादसा पेश आ गया, कोई एक्सीडेंट पेश आ गया, कोई मिसहैप बहुत बड़ा हो गया, और वो क्या होगा कि कुछ अरसे बाद वो दवाई खाएंगे, वो इलाज करवाएंगे, वो थेरेपीज कराएंगे, तो वापस हमें उसी वर्ल्ड में ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा नहीं है। हम जब पैदा होते हैं, पैदा होते ही हम अपने इर्द गिर्द की जितनी चीज़ों को महसूस करते हैं, देखते हैं, हमारे उसके कुछ एक्सपीरियंसेस बनते जाते हैं। हम बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डंप करते चले जाते हैं। असल में एक चीज़ क्या है कि हम जो भी देख रहे होते हैं वो ऑब्जेक्टिवली नहीं होता। यानी कि देखें ना, अगर ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ को देखें तो शायद हमारा व्यू भी सेम ही आए सबका दुनिया में, ठीक है ना। यानी मतलब अगर हीटर है तो आपको हीटर आप ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो सब कहेंगे यार ये चलाओगे ये चलेगा, इससे गर्माइश पैदा होगी, आपको ठंड नहीं लगेगी। तकरीबन हर बंदा अगर ऑब्जेक्टिवली इसको देखेगा ऐसा ही लगेगा, यही मतलब निकलेगा। लेकिन सब्जेक्टिवली वो चीज़ चेंज होती है। आप कहेंगे ये हीटर से उसकी कोई हो सकता पुराना मसला हो, उससे कोई जला हो, वो दूसरे तरीके से उस चीज़ को देख रहा हो सकता है हीटर कोई अगर गैस वाला फट गया हो तो उसके कुछ और मानी वो निकालेगा जब आप सब्जेक्टिवली चीज़ों को देखेंगे। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव थिंग्स के लिए हर एक का जो एक्सपीरियंस होता है वो उसकी सब्जेक्टिव व्यू को चेंज कर देता है। शायद मेरी बात समझ रहे हो। एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं जो मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का वो सब्जेक्टिव ही होता है, यानी जो मानी निकाल रहे होते हैं आप किसी बात का वो सब्जेक्टिवली होता है। तो हमारे जो कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, हर शख्स के एक्सपेक्टेशंस होती हैं और इंटरेस्ट होते हैं, हम उसी तरीके से उस चीज़ को पेंट कर लेते हैं। जैसे कि जिसको हम कह सकते हैं आइडियोसिंक्रेटिक कलर्स या आइडियोसिंक्रेटिक, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट की तरफ पॉइंट हो रहा हो। इसकी एक एक्सरसाइज यूँ है कि अगर कोई आपको कहे कि आपने आंखें बंद करनी और मैं 2 वर्ड बोलूँगा और आपने उसके मानी इंटरप्रेट करने हैं, यानी कि आप आंखें बंद करेंगे, जो 2 वर्ड्स वो बोलेगा उससे आपके ज़हन में जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो आपने पेंट करनी है। डे नाइट, इनसाइड आउटसाइड, और वो 2 वर्ड्स हैं बार्किंग डॉग, भौंकता हुआ कुत्ता। तो हो सकता कोई कहे कि हाँ वो जब मैं 6 साल का था तो मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो एक घर से भौंकता हुआ कुत्ता फलांग के बाहर निकला और मुझे काट लिया। कोई हो सकता कि हम किसी दोस्त को भौंकता हुआ कुत्ता कहते थे। कोई कहेगा मुझे रात को ख्वाब में इस तरह का आता था कि कोई। तो आपकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन आपके एक्सपीरियंस की वजह से आएंगी। अब बार्किंग डॉग अगर मैं कहूँगा तो आपको तो सबको एक जैसा ही मुझे जवाब मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने अपने एक्सपीरियंसेस की बिना पर वो पेंट की है पिक्चर। और मजे की बात बताऊं, ये नहीं कि आप सबके इमेज डिफरेंट आए, बल्कि वो इमेजेस हमें कैसा फील करवाते हैं, असल खेल ये है। बार्किंग डॉग में कोई खौफजदा हो रहा है, कोई हंस रहा है, फील क्या करवा रहे हैं आप। यानी कि वो जब फील कोई चीज़ होगी तो उसका फिर रिस्पॉन्स भी उस तरह आएगा, उस फील के साथ आपका रिस्पॉन्स आएगा। खौफजदा हो जाएंगे आप, खुश हो जाएंगे, आप लॉफ करेंगे। तो अगर आप बचपन में आपको किसी कुत्ते ने काट लिया था तो हो सकता है आप उस खौफ खाते हो, या हो सकता है आप बड़े डॉग लवर्स बन गए हो। तो मेरा ख्याल है कि बार्किंग डॉग में अगर आप जो मैंने एक्सरसाइज बताई जो किसी ने करवाई थी अपने वर्कशॉप में, तो किसी ने उसकी डिक्शनरी की तरह की कोई डेफिनेशन निकाल के दी हो कि ये ग्रे हूंड होता है या इस तरह का कोई जो डेफिनेशन होती है डॉग्स की डिक्शनरी में, ऐसा नहीं होता। आप अपने एक्सपीरियंस के तहत उसको पेंट करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन आपकी डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ही होती है ना, और एक बड़ी जनरल होती है। लेकिन हम प्रोटैगनिस्ट, हम इंसान कोई भी चीज़ जब करते हैं कोई जर्नली नहीं करते हैं, वो स्पेसिफिक होती है। यानी क्या कभी आप स्कूल जर्नली गए हैं, कभी आपने लव जर्नली किया है, ऐसा नहीं होता। जर्नली कोई चीज़ इंसान नहीं कर रहा होता, मस्ट बी स्पेसिफिक। लेकिन जब हम स्टोरी वर्ल्ड में आ जाते हैं या सोच रहे होते हैं, जैसे हमारी एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स है, लव है, लॉयल्टी है, हेट है, ये चीज़ें बहुत एब्स्ट्रैक्ट हैं क्योंकि कंसेप्चुअल है। और यही वजह है कि हम सब की इनके बारे में अपनी अपनी अलग इंटरप्रिटेशंस होंगी, डिफरेंट बिलीफ्स होंगे, डिफरेंट हमारी एक्सपेक्टेशन होंगी और हमारे डिफरेंट कंक्लूजन्स होंगे। तो
हम राइटर्स को यूजुअली जब ये चीज़ें दी जाती हैं तो हम इसको थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, जबकि वो बड़ी वेग टर्म्स हैं। तो जब हम किसी को कहेंगे यार मेरी थीम लव है, लॉयल्टी है, वो कहेंगे अच्छा है, पॉइंट क्या है? चूँकि जो स्टोरी होती है ना वो स्पेसिफिक्स पर होती है, इसलिए आपका पॉइंट क्या है। और वो जो स्पेसिफिक्स है ना वो आपको प्रोटैगनिस्ट की तरफ ले जाते हैं। लॉयल्टी का क्या मतलब है इससे में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लॉयल्टी का करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब है, वो क्या मीनिंग दे रही है उसको, या वो क्या उससे मानी निकाल रहा है, असल में वो स्टोरी है। यानी कि व्हाट शी इज लॉयल टू। अगला क्वेश्चन है व्हाई, वो उससे लॉयल है क्यों? अगर वो लॉयल है तो उसकी वो क्या कॉस्ट पे कर रही है, क्यों? तो ये आंसर देने के लिए हमें सबसे पहले पता होना ये स्पेसिफिक होता क्या है। क्वेश्चन आता है ना जहन में, आप स्पेसिफिक कह रहे हैं तो स्पेसिफिक होता क्या है? स्पेसिफिक का मतलब होता है कि क्या एक्चुअली हैपन हुआ। हमने इसके बारे में पीछे जिक्र किया, आपने अपने व्हाट इफ बनाने में भी कुछ स्पेसिफिक्स निकाले थे, उसका पीछे लेक्चर्स में जिक्र है। जिन्होंने पहले ये नहीं देखी क्लासेस तो वो पीछे देख सकते हैं, 3-4 लेक्चर्स पीछे हमने इसी का जिक्र किया था जब हम व्हाट इफ बना रहे थे। तो स्पेसिफिक का मतलब हो कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ठीक है, एग्जैक्टली, स्पेसिफिकली। जनरली नहीं, जनरली उसका मतलब नहीं हम कह रहे, हम स्पेसिफिकली कह रहे हैं क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, यानी वो इवेंट क्या था। जनरली बात नहीं कर रहे, वो इवेंट क्या था वो स्पेसिफिक है। तो वो जो चीज़ें आपने व्हाट इफ में भी बनाई, आप उसको स्पेसिफिक समझ रहे हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो अभी भी उस तरह की स्पेसिफिक्स नहीं है। यानी कि वो फैक्ट तो शायद हैं, लेकिन उसको हम जर्नल स्पेसिफिक्स कह सकते हैं। इसकी मिसाल यूँ लेते हैं कि किसी ने रियलिटी में एक राइटर का नावल पढ़ा और उसका मेन कैरेक्टर एक असैसिन था जो कि इस वक्त इस पोजीशन में था कि वो ये वाला अपना प्रोफेशन छोड़ दे, इस बिजनेस से बाहर आ जाए। गुड लग रहा है ना, गुड, स्पेसिफिक है ना, डैम इट, बिल्कुल हाँ स्पेसिफिक है। लेकिन जरा इस जाविये से सोचें कि ये जो हिटमैन है ये हिटमैन बना ही क्यों? तो राइटर सोचने लग पड़ा कि ये क्या क्वेश्चन है, लेकिन फिर इससे अंदाजा हुआ कि उसने ये डिग आउट नहीं किया, लेकिन फिर वो बोला कि चूंकि उसको ये डर था कि लोग उसको छोड़ जाएंगे अगर वो बिजनेस में रहेगा, एबंडमेंट का इशू था। तो अगला सवाल ये है कि एबंडन कौन नहीं होता। आप अपनी ज़िंदगी में कई एक्सपीरियंसेस लेते हैं जहाँ पे लोग आपको छोड़ जाते हैं, माँ बाप छोड़ जाते हैं, बहन भाई छोड़ जाते हैं, आपके लवर्स आपको छोड़ जाते हैं, एबंडन कर जाते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहले कि एबंडमेंट का इशू आ क्यों रहा है, वाई? यही सारा खेल है जिस पे आपने मेहनत करनी है। अब वाई के बारे में भी आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया क्यों वाई इंपॉर्टेंट है आपकी ये सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि वो इवेंट जिसकी वजह से उसका ये बिलीफ बना है, जिसको वो मिसबिलीफ हम कहेंगे, वो हमें बताएगा कि क्यों हो रहा है। मिसाल पर एक लड़की, एक बच्ची है 6-7 सालों की, वो एक फैंसी ड्रेस शो में हिस्सा ले रही है। उसको पता है कि उसके बाप ने आना, चूँकि बाप उसका बहुत प्यार करता है उससे, लेकिन सपोज रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, वो वक्त पर नहीं, 10-15 मिनट लेट पहुँचता है। लेकिन जब लड़की स्टेज पर आती है उस वक्त उसके बाद की जो रिजर्व सीट होती है वो खाली होती है। हो सकता है वो उससे ये तासर ले ले कि उसको एबंडन किया गया है। अपना अपना व्यू है ना। हो सकता है कोई लड़की है वो एग्जाम्स में बड़ा ज़बरदस्त ग्रेड लेकर आ रही है और उसको पता है कि आज जब मैं अपने घर पहुंचूंगी तो मेरे पेरेंट्स जो है ना वो इतने खुश होंगे, क्योंकि पीछे में अच्छा काम नहीं कर रही थी, लेकिन जो घर पहुंचते तो पता लगता है कि उसका घर जल गया है और उसके माँ बाप और सारे जो हैं वो मर गए हैं। तो ये भी एबंडमेंट का एक इशू है, एबंडन कर दिया गया है। तकदीर ने किया, उसने किया, लेकिन उसने तो वो एक्सपीरियंस ले लिया। अभी मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल दी, आपने कहा होगा यार बड़े, लेकिन वही बात कि ये एक्सटर्नल इवेंट्स हैं डियर, एक्सटर्नल इवेंट्स हैं। आपको बड़ा अच्छा लगा यार, बड़ी 2 अच्छी एग्जांपल्स आ गई। भाई वो इवेंट उसको कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, वहां से तो निकालनी है आपने स्टोरी। इवेंट सामने आ गया, घर जल गया, गुड। मौला जट का जब मैंने रिव्यू किया था मैंने कहा था ठीक है कि उसके माँ बाप मारे गए, इवेंट है, वो कैसे इफेक्ट कर रहा है उस इवेंट को, वो मौला जट में हमें नहीं बताया, वो इंटरप्रेट नहीं हो रहा। तो इवेंट्स होते हैं सर, और उसकी स्पेसिफिक्स यही चीज़ें होती हैं कि वो कैसे बेसिकली उसका वर्ल्ड व्यू बनता है, तब जब वो चीज़ें उसको कैसे इफेक्ट करती हैं। हमें
अभी तक ये नहीं पता कि उन इवेंट्स के क्या बिलीफ्स बने हैं, वो किन चीज़ों पर बेस वो कर रही है। दूसरे लफ्ज़ों में हमें भी कंक्लूजन का नहीं पता कि उस करेक्टर ने क्या ड्रॉ किया ह्यूमन नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस मोमेंट में जो कुछ उसने ड्रॉ किया ह्यूमन नेचर के बारे में, वो उसका सारी जिंदगी एक बिलीफ बन गया। वो झूठा है कि सच्चा है, ये एक अलग बात है। गोल ये नहीं कि शी इज चेंजिंग, गोल ये है किस चीज से वो चेंज हो रही है, वो क्या थी, कैसे वो उधर से क्या चेंज हो रही है। यानी कि हमें ये शो नहीं करना कि वो चेंज हो रही है, हमें ये शो करना है कि वो स्पेसिफिकली किस चीज से चेंज हो रही है। सो व्हाट शी इज एग्जैक्टली चेंजिंग फ्रॉम, और फिर हाउ शी हैज चेंज टू, किस तरफ चेंज होगी इंटरनली। ये है सारी खेल। तो व्यूअर्स, ये आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। और तो फिर हमने चूंकि ओरिजिन सीन पर आना है, इसके बाद हम ओरिजिन सीन पर आएंगे और फिर वहाँ से हम अपने प्लॉट पे होंगे। तो और एग्जांपल वही हमने अभी तक कुत्ते वाली रखी हुई, लड़की जिसको कुत्ते पसंद नहीं है, और लेकिन ये सारा खेल हम क्या कर रहे हैं, हम पहले पेज पे आने के लिए कर रहे हैं, और उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं हमें, ठीक है। उसके लिए आपको मेरे साथ लगे रहना है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्दी लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।